आज सबसे पहले मैं एक सकारात्मक पहल के बारे में पूरे देश को, आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारे पास एक वीडियो आया है जो ये बताता है कि अगर कोशिश की जाए तो लोगों की सोच बदल सकती है, लोगों की सोच बदलना संभव है। और ये कांगो से वापस आए भारतीय जवानों के स्वागत का एक वीडियो है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, मैं आपको आज से ठीक 13 महीने पहले एक फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। वो तारीख थी 14 मार्च 2016, जब डीएनए में हमने पूरे देश से आप सब से एक अपील की थी। मैं चाहूंगा कि पहले आप 13 महीने पुराना वो वीडियो देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे 13 महीने पुराना वीडियो आज भारत की हकीकत बन गया, देश की सोच का डीएनए कैसे बदल गया। और अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सैनिकों के लिए सम्मान की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में आप ये मत देखिएगा कि ये किस देश की सेना के जवान हैं। इस वीडियो में आप ये मत देखिए कि ये वीडियो कहां से आया है और ये वीडियो किस तिथि का है और कौन सी जगह का है। इस वीडियो में छुपे हुए संदेश को समझने की कोशिश कीजिए और ये संदेश ही आप तक पहुंचाना हमारा आज का मकसद है। आप ये वीडियो देखिए। जब देश के सैनिक वापस घर लौटते हैं तो देश की आम जनता उनका कैसे स्वागत करती है, इस वीडियो में आपने ये देखा। इस वीडियो को दिखाकर हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप देश की रक्षा करने वाले और देश के लिए अपनी जान देने वाले जवानों की इज्जत करना सीखें और उनका भरपूर सम्मान करें। 14 मार्च 2016 को जब हमने ये विश्लेषण किया था, उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से हमें आप सब की तरफ से ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिली थी और लोगों ने हमारी अपील का समर्थन करते हुए हमसे ये वादा किया था कि वो भी अपने देश के सैनिकों का ऐसा ही सम्मान करेंगे, ऐसा ही स्वागत करेंगे। और आज मुझे आप सभी को ये जानकारी देते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद हमने 13 महीने पहले की थी। यूएन मिशन के लिए कांगो में भारतीय सैनिकों का एक दल गया हुआ था। सैनिकों के इस दल को इंडियन यूनाइटेड नेशंस कंटिजेंट कहा जाता है। ये सैनिक जैसे ही कांगो से वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं, उनका स्वागत किया। कई लोगों ने सैनिकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। खुद भारतीय सैनिकों ने भी इस तरह के स्वागत की कभी उम्मीद नहीं की होगी। शायद यही वजह थी कि लगभग हर सैनिक ने अपने मोबाइल फोन में न सिर्फ इस भावुक लम्हे को रिकॉर्ड किया, बल्कि वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया। आज 16 अप्रैल 2017 सुबह के 7 और
हालांकि ये भी एक दुखद विडंबना है कि देश की दिशा और दशा बदलने वाली इस सोच को आप तक किसी ने पहुंचाने का कष्ट अभी तक नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको ये खबर नहीं दिखाई। हम सोच बदलो देश बदलो की भावना में यकीन रखते हैं और ये भावना इस वीडियो में भी दिखाई दे रही है और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। यहाँ हम आपसे ये भी अपील करना चाहते हैं कि आप सैनिकों के सम्मान का कोई भी मौका छोड़िए मत। आपको जब भी मौका मिले, जब भी कोई सैनिक आपको मिले या सैनिक का कोई परिवार आपको मिले, उसका सम्मान ऐसे ही करते रहिए, उनके लिए तालियां बजाते रहिए, उनका हौसला बढ़ाते रहिए और उन्हें बताते रहिए कि आप उनके कितने शुक्रगुजार हैं। हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं और इसीलिए समय समय पर सामाजिक हितों से जुड़े विशेषण की मदद से पूरे देश में सकारात्मक सोच वाली ऊर्जा भरने की कोशिश करते रहते हैं और हमें उस वक्त काफी खुशी का अनुभव होता है जब डीएनए में दिखाई गई हमारी किसी पॉजिटिव रिपोर्ट का समाज की सोच पर सकारात्मक असर पड़ता है। आपको याद होगा पिछले वर्ष 1 फरवरी को हमने डीएनए में ईरान की वॉल्स ऑफ काइंडनेस का एक वीडियो विश्लेषण किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ईरान में लोग नेकी को दीवार पर टांग रहे हैं। ईरान में लोगों ने ऐसी कई दीवारें तैयार की हैं जिन पर वो बेघरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कपड़े टांग कर चले जाते हैं और फिर जिन लोगों को इन कपड़ों की जरूरत होती है, इन सामान की जरूरत होती है, वो इन दीवारों से इस सामान को उठाकर ले जाते हैं। उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था कि नेकी की दीवारें अगर ईरान में बन सकती हैं तो भारत में क्यों नहीं बन सकती। और डीएनए में हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दंपति ने अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की मदद से नेकी की दीवार का निर्माण किया। इस दंपति ने उस वक्त कहा था कि नेकी की दीवार बनाने की प्रेरणा उन्हें डीएनए की रिपोर्ट देखने के बाद मिली। जाहिर है ये सुनने के बाद हमें खुशी भी होती है और गर्व का भी अनुभव होता है और इसके बाद देश भर से आपने अलग अलग जगह से ऐसी खबरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, क्योंकि देश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पर अब इसी तरह की नेकी की दीवारें बनाई जा रही हैं। आज हम आपसे ये अपील करेंगे कि आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर दूसरों का भला कर सकते हैं और समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यकीन मानिए, एक छोटी सी कोशिश से किसी के जीवन का दर्द कम हो सकता है और आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। यहां हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं एक बार फिर से कि आप सैनिकों के सम्मान का कभी भी कोई मौका छोड़िए मत। अब डीएनए में हम भारत के कर्जदार कारोबारी विजय माल्या की 3 घंटे वाली गिरफ्तारी का एक विश्लेषण करेंगे। विजय माल्या की गिरफ्तारी से जुड़ी हमारे पास 2 खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि विजय माल्या को लंदन से भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बुरी खबर यह है कि आज गिरफ्तार होने के 3 घंटे के अंदर ही विजय माल्या को जमानत भी मिल गई और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि सरकार के लिए विजय माल्या को भारत वापस लाना इतना आसान भी नहीं होगा। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन पिछले वर्ष मार्च में विजय माल्या भारत छोड़कर अचानक एक दिन लंदन भाग गए। आज विजय माल्या को स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया। माल्या की गिरफ्तारी भारत की उस रिक्वेस्ट पर की गई जिसमें विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। आज सुबह विजय माल्या लंदन के एक पुलिस स्टेशन में पेश हुए और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद माल्या को वेस्टमिंस्टर की एक अदालत में पेश किया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई। लेकिन आज की गिरफ्तारी के बाद भी विजय माल्या के तेवर बदले नहीं हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। अदालत से जमानत मिलते ही सबसे पहले विजय माल्या ने एक ट्वीट किया। माल्या ने अपने ट्वीट में ट्विटर पर लिखा, यूजुअल इंडियन मीडिया हाइप, एक्स्ट्राडिशन हियरिंग इन कोर्ट स्टार्टेड टुडे एज एक्सपेक्टेड। यानी वो ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया पहले की तरह, हमेशा की तरह इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर हाइप करके दिखा रहा है। वैसे जिस व्यक्ति पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो, उसे अभिमान से भरी ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। विजय माल्या को यह समझ लेना चाहिए कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज नहीं तो कल उन्हें भारत वापस लाया जाएगा और फिर भारतीय कानूनों के हिसाब से उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे, मामला अदालत में जाएगा। अब आपको संक्षेप में यह समझा देते हैं कि विजय माल्या की गिरफ्तारी कैसे हुई। भारत सरकार की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जैसी एजेंसियां पिछले कई महीनों से विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रही हैं। फरवरी में
भारत ने यूनाइटेड किंगडम से माल्या की वापसी के लिए रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद इसी वर्ष मार्च में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे से मिले थे और यह बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में भी दोनों के बीच विजय माल्या को भारत को सौंपने पर चर्चा हुई थी। इसी के बाद इंग्लैंड की सरकार ने इस मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए इस केस को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा था और इसके बाद आज विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया। यहां पर आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच 1992 में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT हुई थी और इसके तहत दोनों देशों के बीच आपराधिक मामले में आरोपी को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अब इसी समझौते के तहत माल्या की भी वापसी होगी। विजय माल्या उधार का पैसा हड़प कर विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके गुड टाइम्स खत्म होने वाले हैं। हालांकि उनकी इस गिरफ्तारी में भी हमारे देश के राजनेता फुल स्पीड से सियासत कर रहे हैं और इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि कहीं विजय माल्या की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का राजनीतिक श्रेय मौजूदा केंद्र सरकार को न मिल जाए, ये श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। आपने विजय माल्या की डेपोर्टेशन क्यों नहीं मांगी? आपने उसका प्रत्यार्पण क्यों मांगा? ताकि उसे 3 बार अपील करने का मौका मिले और 1 दर्जन साल वो और मजे लूट सके 9,091 करोड़ रुपए लेके जो वो भागा है उसके लिए। 3 साल के बाद पहली बार प्रत्यार्पण की दरखास्त भी भारत सरकार ने फरवरी 2017 में दी। 3 साल तक जेटली साहब और 3 साल तक बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? और 1 घंटे पहले पकड़ा और 1 घंटे में जमानत मिल गई। आंखों में धूल झोंकना बंद करें, सच्चाई का आईना देखें और बताएं कि विजय माल्या और ललित मोदी को देश पकड़कर देश का पैसा वसूलने के लिए बीजेपी कब वापस लाएगी। ये बात सही है कि जो कदम हमने उठाए थे उसका एक परिणाम सामने आया है और दूसरे देशों के साथ जिस प्रकार का संधि और हमारे संपर्क संबंध होते हैं वो दूसरे देश अपने हिसाब से प्रक्रिया अपनाते हैं। पर अब ये ज़रूर है कि हम इसमें दिशा में और आगे बढ़ेंगे और देश के साथ जो भी इस प्रकार का व्यवहार करेंगे उनमें किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। आपको ध्यान होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय से ही लोकसभा के चाहे काले धन की बात हो चाहे आर्थिक अपराधियों की बात हो उनके खिलाफ मजबूत कदम और कार्रवाई की बात कर रहे थे। देखिए इसका स्वागत करते हैं तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी आदमी को अगर आप इतना समय दे दें तो पता नहीं कौन सा सबूत क्या नष्ट वो कर देगा। लेकिन अच्छा है, मैं तो खैर इसी बात से निराश था कि वो देश से भाग क्यों गए थे। भाई आप कोई चोर चकारी थोड़ी कर रहे थे, आपने लोन डिफॉल्ट किया था, बैंकों से मिल बैठ के देश का कल्याण करते, पैसा वापस करते, क्योंकि भागोगे भी तो वापस आना ही पड़ेगा। तो इसका हम स्वागत करते हैं और आशा करेंगे कि एक्स्ट्रेडिशन जल्दी से जल्दी हो और वो हिंदुस्तान आए। एक बात अवश्य समझना चाहिए कि भारत सरकार ने विजय माल्या को भारत लाने के लिए हर कानूनी कार्रवाई प्रामाणिकता से किया है। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी भी है, तो हमने उसके तहत ये आग्रह किया है कि उनको भारत में लाया जाए। अब वो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। Surely this is not a feather in the cap of Government of India. This is a procedural matter within the jurisdiction of UK police. They go through certain procedures, and to begin those procedures for extradition, the presence of the person concerned is necessary, which means a technical arrest has to be made, and that after a technical arrest immediately bail is granted. Now the procedures will continue, and for the government to be telling people here that we've done something very big, I think it's a little premature. और अब आपको ये समझाते हैं कि विजय माल्या को भारत लाना मुश्किल क्यों है। विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उसी कार्रवाई के तहत आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई। विजय माल्या धोखाधड़ी के आरोपी हैं और ब्रिटेन में उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। इसीलिए अदालत ने आज उन्हें कंडीशनल बेल दी है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए विजय माल्या को जमानत मिलने से खुश होने वालों को ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। किसी भी विदेशी आरोपी के प्रत्यर्पण के मामले में फैसला ब्रिटेन की अदालतें और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर करते हैं। इसीलिए अदालती सुनवाई के बाद ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय यह तय करेगा कि प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाए या नहीं। अगर अदालत को यह लगता है कि विजय माल्या के बारे में पर्याप्त जानकारी और सबूत मुहैया कराए गए हैं तो फिर
कोर्ट का फैसला माल्या के खिलाफ भी आ सकता है और फिर उन्हें भारत आना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत से अब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम ब्रिटेन जाएगी और अदालत में ये टीम अपना पक्ष रखेगी। जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि विजय माल्या को भारत लाने का काम चुटकियों में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर विजय माल्या भारत वापस आ गए तो उनकी वापसी के साथ सरकार के प्रति लोगों का भरोसा भी कुछ हद तक वापस आएगा, क्योंकि अब तक की सरकारें न सिर्फ हमारा भरोसा तोड़ती आ रही हैं, बल्कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब भारत में अपराध करने के बाद आरोपी विदेश भाग गया और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पाई। बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर ये बात सुनी भी होगी जब हम आपस में बातचीत करते हैं कि अगर कोई अपराधी एक बार अपराध करके भारत से बाहर निकल गया, विदेश चला गया, तो फिर उसे वापस भारत लाना असंभव सा काम लगता है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है वॉरेन एंडरसन का। 1984 में भोपाल गैस लीक कांड के आरोपी वॉरेन एंडरसन बड़े आराम से सिस्टम का फायदा उठाते हुए विदेश भाग गया था और तब मध्य प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। वॉरेन एंडरसन एक बार भारत छोड़कर गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आया और कुछ वर्ष पहले अमेरिका में उसकी मौत भी हो गई। इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है ओतावियो क्वात्रोकी का। क्वात्रोकी पर बोफोर्स तोप की खरीद के लिए भारत में रिश्वत देने का आरोप लगा था और 1993 में वो भारत से बाहर भाग गया। उस वक्त भी कांग्रेस की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम भी 1993 में हुए मुंबई धमाकों से पहले भाग गया था और वो भी आज तक वापस नहीं आया। गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी संगीतकार नदीम सैफी भी आज तक भारत वापस नहीं आया है। 1997 में मुंबई में गुलशन कुमार की हत्या हुई थी और उसके बाद नदीम सैफी ब्रिटेन भाग गया था और अब भी वहीं है। 2010 में ललित मोदी भी ब्रिटेन भाग गए थे और उस वक्त भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी और ललित मोदी को भी आज तक वापस नहीं ला पाया गया है। 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियार फेंकने के मामले में डेनमार्क का किम डेवी मुख्य आरोपी था, लेकिन वो सिस्टम को चकमा देकर विदेश भागने में सफल रहा और उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। हालांकि 2 अपराधी ऐसे हैं जिन्हें भारत वापस लाया गया है। इनमें पहला नाम है अबू सलेम का, जिसे नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, लेकिन उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। और 27 वर्षों के बाद 2015 में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भी इंडोनेशिया से भारत वापस लाया गया था और अब वो भारत की जेल में है।